आज के प्रकाश संश्लेषण के इस टॉपिक के अंदर अपन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि उसे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि प्रकाश की उपस्थिति में होती है। लेकिन एक वैज्ञानिक था ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन ने ये बोला था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में तो होती है बट प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होती है। ठीक है, अतः प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाली जो क्रिया है उसे ब्लैकमैन ने डार्क अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से उसको बोला गया था। तो सबसे पहले हम इस चार्ट के द्वारा ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है वो प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों प्रकार से होती है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कहते हैं, जिसे सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। किसने? हिल नामक साइंटिस्ट ने। इसलिए इसको बोलते हैं हिल अभिक्रिया, जो हरित लवक के ग्रेनम भाग के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, ग्रेनम भाग कौन सा होता है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में उपस्थित थाइलेकोइड का जो समूह है वो एक ग्रेनम होता है। तो इस तरीका से संपूर्ण हरित लवक के अंदर लगभग 40 से 60 ग्रेनम पाए जाते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन हम लगभग 6 पॉइंटों में करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है प्रकाश का अवशोषण। हरे पादप क्लोरोफिल जिनके अंदर उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण सबसे पहले करता है। ठीक है, तो अवशोषण करके क्लोरोफिल क्या होगा? एक्साइटमेंट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन रूपी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। सेकेंड आता है इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन। क्लोरोफिल के उत्तेजित होने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा के द्वारा जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप H+ आयन निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये H+ आयन NAD द्वारा ग्रहण करके NADH2 में बदल जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आता है जल का प्रकाशिक अपघटन। नेक्स्ट आता है NADPH2 का निर्माण। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र। वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र क्या होता है? वर्णक कणिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो फोटोन के रूप में सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण करता है, स्थानांतरण करता है, संचय करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका उत्सर्जन करता है। वो कहलाता है प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये आपको अभी इंट्रोडक्शन बात करें, बाकी इन सब के बारे में हमें पूरा डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट आता है प्रकाश का फास्फोरिलीकरण, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी के निर्माण की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण जिसमें एटीपी का निर्माण होता है वो 2 मेथड से द्वारा होता है, 2 प्रोसीजर के द्वारा होता है। एक आता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण और एक आता है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट लाल पतन और इमर्शन इफेक्ट। लाल पतन हमने देखा कि पादप सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि उसको 680 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें मिलती रहें। यदि इससे ज़्यादा मिलेंगी, लाल प्रकाश के अंदर ही ज़्यादा मिलती हैं, लगभग 700 या इससे ऊपर मिलती हैं, तो अचानक प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप। इसके बाद आता है प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसे हम कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। किसने? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। ठीक है, इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, मतलब अंधेरी अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने समझाया था, अतः नाम के आधार पर उसका क्या रखा? ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना गया था। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम भाग के अंदर कंप्लीट हो रही है, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग के अंदर है। तो बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होगी? तो प्रकाश संश्लेषण की बात यदि अपन करें, संपूर्ण क्रियाविधि की बात करें, तो इस कहाँ पर होती है? ग्रेनम व स्ट्रोमा, इन दोनों
के अंदर एक क्रियाविधि संपन्न होती है। ठीक है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ब्लैकमैन रिएक्शन जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है द्रव्यक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, इसकी क्रियाविधि को अलग अलग स्टेपों में समझते हैं, जिसमें 3 चक्र हैं, एक C3, C4 और C2। C3 चक्र जिसे कैल्विन और वेन्सन नामक 2 वैज्ञानिकों ने समझाया था, इसलिए इसको कैल्विन वेन्सन चक्र भी कहते हैं। C3 चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चक्र में बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, जो परमानेंट है, स्थायी है, स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला बनता है, जिसका नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो 3 कार्बन वाला बनने के कारण इसे क्या बोलते हैं? C3 चक्र। 3 कार्बन वाले का नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल अर्थात PGA। ठीक है, जबकि हैचवर्थ स्लैक ने गन्ने की पत्तियों पर रेडियोधर्मी कार्बन युक्त CO2 का उपयोग करके ये देखा था कि बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन वाला न बन करके 4 कार्बन वाला बनता है, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। इसलिए उसका नाम रखा था C4 चक्र या हैच और स्लैक चक्र। ठीक है, तो इस तरीका से फिर आता है कि C2 चक्र जिसे प्रकाश श्वसन भी कहते हैं। इस क्रिया में बनने वाला जो उत्पाद होता है वो 2 कार्बन वाला बनता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से या C2 चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीका से हमें इस संपूर्ण क्रियाविधि के बारे में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रकाशिक अभिक्रिया का फर्स्ट पॉइंट, जिसे बोलते हैं प्रकाश का अवशोषण या क्लोरोफिल का उत्तेजित होना। तो देखिए, सबसे पहले क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल किसका अवशोषण करेगा? सनलाइट का। सनलाइट का अवशोषण करता है एज ए फोटोन के रूप में। अवशोषण के बाद ये क्लोरोफिल क्या होता है? उत्तेजित होगा। ठीक है ना? तो क्लोरोफिल के उत्तेजित हो जाने से क्या होगा? जल का अपघटन। जल का क्या होता है? अपघटन होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपने आवेश युक्त आयनों में अपघटित होना। कौन सा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपने आवेश युक्त आयनों में अपघटित होना क्या कहलाता है? जल का प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। इस क्रिया को अपन ये समझ सकते हैं, ध्यान से देखना, हमने लिए जल के 4 मॉलिक्यूल्स, सनलाइट के कारण इसका अपघटन हुआ। अपघटन की इस क्रिया में Mn+2 मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा? मैग्नीज प्लस आयन। तो जल का अपघटन होता है तो 4H+ आयन, साथ में 4OH- आयन निकलते हैं। तो क्या हुआ? सनलाइट की उपस्थिति में जल का अपने आवेश युक्त आयनों में अपघटित होना, ब्रेकअप होना क्या कहलाता है? जल का प्रकाशिक अपघटन। इस क्रिया में Mn+2 एक कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करता है, कार्य करता है। अब देखिए यहां पर ये जो 4OH- है, इसमें ये क्या करते हैं? अपने आवेश युक्त यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर त्यागते हैं, तो ये निरावेशित हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, यदि अपन 4OH को ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें तो क्या बनेगा? 2H2O + O2, जो कि वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। ठीक है, इस क्रिया में Cl- एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इन सभी क्रियाओं को यदि अपन एक सिंगल रिएक्शन के रूप में लिखें तो क्या आता है? देखिए, 4HOH, सनलाइट, Mn+ और Cl-, क्या बनेगा? 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन। इसको अपन यहां से बैलेंस करेंगे, साथ में क्या निकलेगा? O2 + 2H2O। तो इस तरीके से हम इसको एक
सिंपल रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्रिया में जल के प्रकाशिक अपघटन से O2 बाहर रिलीज होती है, वायुमंडल में मुक्त होती है, जो कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों के श्वसन में काम आती है। कई बार क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि जल का प्रकाशिक अपघटन की क्रिया का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो पहला महत्व यही है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो सजीवों के श्वसन में काम आती है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है NADPH2 का निर्माण। तो देखिए, जल के प्रकाशिक अपघटन से 4H+N मुक्त हुए। ठीक है, इस 4H+N को कोई भी हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ जैसे NADP प्लस 4H को ही ग्रहण करेगा, साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन को भी लेगा और किस में बदलता है, 2 NADPH2 में। इस तरीका से क्या बना, NADPH2। इसका मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाशिक अपघटन में NADPH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने अणु बनते हैं, 2 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो सेकंड सिग्निफिकेंस क्या हुआ जल के प्रकाशिक अपघटन से, कि मुक्त H+ आयन NADP को NADPH2 में अपचयित कर देता है। ठीक है, जो कि एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल बने, 2। आप ध्यान देना इस चीज को कि CO2 के जब हम अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान एनर्जी यानी सनलाइट एब्सेंट होती है। सनलाइट एब्सेंट होती है तो इसमें CO2 के स्थिरीकरण के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न जो NADPH2 है वो यहाँ पर काम आती है। ठीक है, सेकंड, प्रकाश फास्फोरीकरण में जब ATP का निर्माण होता है तो ये यहाँ पर काम आएंगे। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले ATP और NADPH2 किस में काम आते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO2 के अणु को कार्बोहाइड्रेट में स्थिरीकरण में काम आता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये NADPH2 इसका काम क्या होगा कि CO2 के स्थिरीकरण में, CO2 के स्थिरीकरण में इसका उपयोग किया जाएगा। 2 NADPH2 CO2 के एक अणु को स्थिरीकरण करने के लिए आवश्यक होता है। तो CO2 का कितना मॉलिक्यूल, 1 मोल। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं CO2 प्लस 1 मोल है ये, प्लस 2 NADPH2 किस में चेंज होगा, ये CH2O के 1 मोल में। जबकि हम जानते हैं कि शर्करा के एक अणु में कार्बन कितने होते हैं, 6। इसका मतलब यदि ये क्रिया 6 बार होती है, हम लिखें इसको 6CO2, तो NADPH2 की संख्या कितनी होगी, 12 मोल। तब जाकर के क्या बनेगा, C6H12O6। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान ग्लूकोज का, शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट का 1 मोल का निर्माण यदि करना है तो इस संपूर्ण क्रिया को, अप्रकाशिक अभिक्रिया की क्रिया को 6 बार गुजारना होगा। ठीक है, तब जाकर के ग्लूकोज का 1 मोल बनता है, जिसमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, 12 NADPH2 की। ATP के अलावा, ATP की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हमारे पास कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, NADPH2 का निर्माण। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्णक तंत्र। कौन सा, पिगमेंट सिस्टम। वर्णक तंत्र क्या होता है, वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र, अंग्रेजी में इसको हम पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम, ठीक है, या शॉर्ट में PS के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्णक तंत्र जिसके बारे में बताया था कि वर्णक कणिकाओं या वर्णक कणिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो दृश्य प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये वर्णक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णक तंत्र फर्स्ट, दूसरा वर्णक तंत्र सेकंड। हम दोनों का कंपैरिजन रूप से अध्ययन करेंगे यहाँ पर।
कि वर्णक तंत्र फर्स्ट और सेकंड में क्या कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं और ये किन में खुद उपयोग में आता है। तो यहाँ देखिए, पीएस फर्स्ट दृश्य प्रकाश की 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणों का यह अवशोषण करता है। कितने का? 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणों का अवशोषण करता है, इसलिए इसे P700 भी हम कह सकते हैं। किसे? पीएस फर्स्ट को। जबकि पीएस सेकंड जो होता है ये दृश्य प्रकाश की 680 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली सूर्य की प्रकाश की किरणों का अवशोषण करता है, अतः इसे P680 के नाम से भी जाना जाता है। पीएस फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि हरित लवक में क्लोरोफिल के कई प्रकार के अणु पाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग पादपों में अलग अलग होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई ये 5 प्रकार के होते हैं। जबकि जीवाणुओं में 2 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, जीवाणविक क्लोरोफिल अर्थात बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन या क्लोरोफिल क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी, यदि आपको इसके फॉर्मूला देखने हैं, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55 H72 O5 N4 Mg। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला होता है C55 H70 O6 N4 Mg। ठीक है, कई क्लोरोफिल सी, डी इनके भी फॉर्मूला है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और कई बार आता है कि यदि हम क्लोरोफिल को जलाएं, यदि हम क्लोरोफिल को जलाएं तो अंत में क्या बचेगा। तो यहाँ देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 ग्रुप में बाहर उड़ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मीथेन के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल के रूप में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमोनिया के रूप में। तो इस तरीक़ा से सारे तत्व बाहर हो जाते हैं, लास्ट में क्या बचता है? Mg, मैग्नीशियम आयन बचता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो पीएस फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों उपस्थित होते हैं, जबकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए की सक्रियता ज़्यादा होती है। जबकि पीएस फर्स्ट के अंदर भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर क्लोरोफिल बी की सक्रियता ज़्यादा होती है। पीएस फर्स्ट निम्न श्रेणी के और उच्च श्रेणी के सभी पादपों में भाग लेता है या पाया जाता है, जबकि पीएस सेकंड केवल उच्च कोटि के पादपों में ही उपस्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि निम्न कोटि के पादपों में केवल पीएस फर्स्ट होता है, जबकि उच्च कोटि के पादपों में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, पीएस फर्स्ट फास्फोरिलीकरण प्रकाश की उपस्थिति में जो एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसे हम प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की दोनों ही प्रक्रियाओं में, अर्थात चक्रीय में और अचक्रीय में, दोनों में पीएस फर्स्ट भाग लेगा, जबकि पीएस सेकंड केवल अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भाग लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि निम्न कोटि के पादपों में केवल चक्रीय फास्फोरिलीकरण के दौरान ही चक्रीय फास्फोरिलीकरण में यह भाग लेता है, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं। पीएस फर्स्ट हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में उपस्थित होता है, जबकि पीएस सेकंड हरित लवक के ग्रेना भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, पीएस फर्स्ट जल के प्रकाशिक अपघटन से संबंधित नहीं है। इसका मतलब पीएस फर्स्ट जल के प्रकाशिक अपघटन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन के निर्माण में भी भाग नहीं लेगा, जबकि पीएस सेकंड जल के प्रकाशिक अपघटन की क्रिया में भाग लेता है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन के निष्कासन से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमने आज की इस वीडियो के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया को एक बार देखा था। प्रकाशिक अभिक्रिया में सबसे पहले कई पॉइंट देखा था। क्लोरोफिल का उत्तेजित होना, NADPH2 क्लोरोफिल का उत्तेजित होना। सेकंड पर आता है जल का प्रकाशिक अपघटन और उसका सिग्निफिकेंस। ठीक
ठीक है। उसके बाद हमने देखा था NADPH2 का निर्माण, ठीक है, और वर्णक तंत्र, ये हमने पढ़ा था। ये आपको आज समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।